पहले शोभा यात्रा इस देश में नहीं निकलती थी क्या? इसके पहले रामलीला और इस देश में दशहरा, इस देश में ईद नहीं मनाई जाती थी क्या? ऐसा तो था नहीं ये पहली बार ये जब से बैठे हैं तब से ये सारी चीजें हो रही हैं। इसके पहले भी इस देश में सारी प्रक्रियाएं होती थी, सारे धार्मिक उत्सव मनाए जाते थे, लेकिन इस तरह की स्थिति कभी बनती थी क्या? हाथ में डंडा तलवार लेकर लोग किसी के घर पर चढ़कर आगजनी कर रहे हैं। ये मदमस्त लोग गांजा भांग पिलाकर नौजवान पीढ़ियों को बर्बाद कर रही है भाजपा। मैं बता रहा हूँ, इसलिए तो बीजेपी के प्लांट उन्माद कराते हैं। इससे एक सीख लेने की जरूरत है समाज को, चाहे किसी धर्म के लोग हो, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, कि क्या इस देश में उन्मादी आपको बच्चों को बनाना है? एक तरफ जहाँ चांद पर यह देश पहुंचा हुआ है, यहाँ की बेटियां, यहाँ के बच्चे बड़े बड़े संस्थानों में आज विदेश तक अपना डंका बजा रहे हैं। वहां पर 70 साल के बाद, आजादी के 70 साल के बाद 21वीं सदी में हम सोटा और डंडा लेकर दौड़ रहे हैं और एक दूसरे इंसान को मारने के लिए तैयार है, उसका खून पीने के लिए तैयार है। अरे महाराज, आप मोदी जी बार बार कह रहे हो, यह मोदी जी और ये अमित शाह जी कौन है? नहीं, अमित शाह जी प्रधानमंत्री है और एक गृहमंत्री, उसके पहले तड़ीपार भी है, उसके पहले गोधरा कांड के ये लोग आरोपी भी हैं। तो जिस तरह की जो लोग सोच रखते हैं, जिस तरह के लोग हैं, वही काम आज के डेट में करा रहे हैं ये लोग। कि जैसे अडानी और अंबानी का पूरा नियंत्रण मोदी पर है और भारत सरकार पर है, उसी तरह मुझे लगता है कि अब कुछ अपराधियों का भी नियंत्रण इनके ऊपर हो चुका है। जो अपराधी चाहेंगे उस तरह ये सरकार काम करेगी। नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है न्यूज़ पे। आपके साथ मैं हूं सवेरा छाबड़ा। आज फिर एक बार हमारे साथ उपाध्याय जी मौजूद हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। बेबाकी से बात रखते हैं चुनाव के नतीजों पर। इनसे बात हुई थी हरियाणा चुनाव के नतीजों पर, और आज हम फिर इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि कैमरा में इन्होंने बड़ी बातें कर दी थी, जलेबी बंटवाने की बतेरी बातें। और अब मुद्दा जो है वो ये है कि हरियाणा चुनाव हो गए, नतीजे आ गए, लेकिन ईवीएम पर निशाना साधा जा रहा है और साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष को लेकर जंग चल रही है हरियाणा में। कैसे देखते हैं इससे आप? देखिए, हरियाणा के चुनाव पर जब हमारी आपकी बातचीत हुई थी, यही वो जगह है। काउंटिंग के दिन हमको पूरा याद है, और मैं आज भी अपनी बात पर ही कायम हूँ। आज भी कायम है। क्योंकि हमको तो आप जानती हैं कि मैं अपनी बात चाहे वो पक्ष में रखनी हो या विपक्ष में रखनी हो, मुझे कोई परहेज नहीं होता, सही चीज को मैं रखता हूं। हरियाणा का चुनाव, हरियाणा की जनता का समर्थन वो कांग्रेस के पक्ष में था। कांग्रेस की, वहां की हरियाणा की जनता ने कांग्रेस को दिल से अपनाया, लेकिन कुछ कमियां हो सकता है कि कांग्रेस में भी रही हूँ। क्या कमियां थी वही तो जानना है, क्योंकि नतीजे एग्जिट पोल फेल, सब फेल। देखिए, हाँ, अब उसी चीज पे मैं आ रहा हूँ कि जब सारे मीडिया के पत्रकार, मीडिया का और कांग्रेस के अंदरूनी जो सर्वे था, वह भी हमको 65 से 70 सीटें दे रहा था। आप जैसे विद्वान पत्रकार भी जो सर्वे करके लाए थे, उसमें कांग्रेस स्पष्ट बहुमत की वहां सरकार बना रही थी। तो कहीं ना कहीं मुझे जो महसूस हुआ, क्योंकि मैं भी कैंपेन कर रहा था झज्जर में, चुनाव को देख रहा था, तो जो वहां महसूस हुआ कि हमारे नेता, बड़े नेताओं की जो आपसी लड़ाई थी, वह भी कहीं ना कहीं हमको नुकसान, आपसी लड़ाई नुकसान मानते हैं। स्वीकार कर रहा हूं मैं, बेबाकी से आपके चैनल पे इसको स्वीकार कर रहा हूं कि हमारे बड़े नेताओं की आपसी जो लड़ाई थी पद और प्रतिष्ठा की। लेकिन उन नेताओं को इतना संज्ञान लेना चाहिए कि जब सरकार बनती तब पद प्रतिष्ठा उनको मिलता। किन नेताओं पर अब निशाना साध रहे, किन नेताओं की बात कर रहे हैं आप? उसमें किसी का नाम, हरियाणा के नेता कौन है, 3-4 बड़े नेता थे जो सब अपने को ये कह रहे थे। कोई कह रहा था कि मेरी सरकार बन रही है, कोई कह रहा था कि नहीं मैं मुख्यमंत्री हूँ, कोई कह रहा था कि नहीं फलाना जी की सरकार बन रही है। कह रहे हम नेता प्रतिपक्ष बनने की, फलाना जी की सरकार बन रही है। लेकिन किसी ने, ये कांग्रेस हमारे नेतृत्व को भी संज्ञान लेना होगा कि जो लोग अपनी अपनी सरकार बना रहे थे वो कांग्रेस की सरकार नहीं बना रहे थे। कहीं नहीं ये आया कि कांग्रेस की सरकार बनने, यही चला था हुड्डा की सरकार जो नहीं। ये कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर इस तरह की स्थिति हम बटकर
कांग्रेस एक ऐसा बेहतरीन संगठन इस देश का है जिसने एक होकर इस देश को आजादी दिया, जिसने एक होकर मतलब इस देश से फिरंगियों को भगाने का काम किया, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, ईसाई सारे समाज के लोग, क्या अगड़े क्या पिछड़े, सभी ने अपने योगदान को देकर इस देश की आजादी को दिया। और आजादी के बाद अगर हम सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए, मेरी सरकार बन रही है, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, अगर इस तरह की स्थिति अगर कांग्रेस में है तो यह आज जरूरत है कांग्रेस नेतृत्व को संज्ञान लेने की और ऐसी गतिविधियों पर, ऐसी गतिविधि पैदा करने वाले नेताओं पर कार्रवाई करने की। तो आप ये मानते हैं ना एकदम कि गड़बड़ है, कांग्रेस के नेताओं में गड़बड़ है। चूंकि जो राजस्थान में चुनाव हुए थे वहां पर भी एग्जिट पोल जो थे बहुत अलग अलग आए, वहां पर भी दो बड़े नेताओं में चल रहा था माहौल। देखिए एक चीज बता रहे, एकदम चल रहा था, जिसमें बहुत चीज सामने आए, बहुत चीज सामने आए भी। वो तो ठीक है कि किसी ने किसी तरह 5 बरस पार हुआ, लेकिन बीच की स्थितियां बिगड़ी थी, वो सारे देश ने देखा। लेकिन कभी हमको अपने विरोधी से तो लड़ना ही है, उससे तो हमको लड़कर उससे जीतना। आपको ये नहीं लग रहा कि आपको अपने नेताओं से ही लड़ने की जरूरत पड़ रही है? लेकिन हमको अपने अंदर की भी कमियों पर मंथन करके, विचार करके उसको दुरुस्त करना होगा और उसके आगे, उसके बाद हमको बीजेपी से लड़ना है। तो अब चलिए ये बात हो गई, अब वो ईवीएम पर आ रहे हैं। देखिए ईवीएम का मुद्दा तो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। देखिए अब हम नहीं ये कह रहे हैं कि हमारी पार्टी इस पर खुलकर बोलेगी कि नहीं बोलेगी, ये तो पार्टी के फोरम का मामला है। लेकिन मेरे जैसा आम कार्यकर्ता जो कि मैं बनारस चंदौली का रहने वाला हूं, मैंने जिस तरीके से देखा है ईवीएम की, मतलब कैसे इसमें चोरी की जाती है, कैसे बेईमानी की जाती है, मैंने जो महसूस किया है। हमारे यहाँ विधानसभा का चुनाव हो रहा था जब 2022 में, रात में हम सारे लोग वहां मौके पर पहुंचे, प्रशासन भी बुलाया गया। ईवीएम बदली जाती है, ईवीएम कैसे ये लोग करते हैं, तो ईवीएम की तो गड़बड़ी है। ये हमारा नेतृत्व इस पर अब क्या कर रहा है, क्या कर नहीं करेगा, ये तो पार्टी तय करेगी। लेकिन ये कहना गलत होगा ना कि ईवीएम की गड़बड़ी है, क्या कोई सबूत है? अच्छा 50 सबूत है ईवीएम। आप जैसे विद्वान, पानीपत वाली जो वोटिंग की बात चल रही है, मैं अभी बता रहा हूँ भाई, सबूत है। अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, लोकसभा के चुनाव में 1 हफ्ते बाद चुनाव आयोग जो दलाल बैठा हुआ है भाजपा का, चुनाव आयोग ने 7.5% वोट बढ़ा दिए। वो कहां से आ गया? उसके घर से आ गया। जबकि वो काउंटिंग करती है कि नहीं इतने % वोट हो पड़ चुके 24 घंटे के अंदर। चुनाव आयोग की गाइडलाइन में है कि जितने भी मत प्रतिशत पड़े हैं उसको 24 घंटे अंदर शो करते हो कुछ और, फिर तो 8 दिन के बाद तुम्हारा 6% बढ़ जाता है। ये कहां से आ गया? मोदी जी गुजरात से ला दिए कि चुनाव आयोग अपने घर से ला दिया? तो ये घालमेल कहीं न कहीं उस मशीनों में ये लोग करते हैं, ये सत्य है। अब उसका पैमाना क्या है ये तो स्पष्ट बताएंगे कि ये भी होगा कि चुनाव की तारीख बदलने में भी बीजेपी की साजिश होगी। देखिए ऐसा ही कुछ नहीं, चुनाव की तारीख। अच्छा एक चीज बताइए, जब ये तो इसको कहते हैं थूक कर चाटना, जब स्वयं चुनाव आयोग कहता है कि इस तारीख को घोषणा कर देता है, फिर 3 दिन बाद कहता है कि नहीं इस तारीख को, इस तारीख, तो तुम क्या भांग खाकर चुनाव आयोग यहाँ बैठा है? अरे तुम्हारे जिम्मे तो एक काम है, इतनी बड़ी व्यवस्था चुनाव आयोग की मिली हुई है, उसका बस भोजन कर रहे हो तुम। तुम्हारी जिम्मेदारी है कि जिस भी डेट को तुम दो उसको पहले से तुम्हारे पास एक्सपर्ट बैठाए जाते हैं, IAS PCSओं की टीम बैठती है। वो क्यों बैठती है? वो भांग खाकर तुम बैठो कि किस डेट में चुनाव होना। जब एक बार घोषणा कर दिए किस डेट में होना है, तो फिर किसके दबाव में तुम डेट बढ़ा रहे हो, घटा रहे हो? कौन है कि जिसके चुनाव, तुम भी अपने को मजाक, इस लोकतांत्रिक देश में चुनाव आयोग अपने से ही अपने को मजाक बना रहा है कि डेट कभी आगे कभी पीछे कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इससे स्पष्ट होता है कि चुनाव आयोग भी आज के डेट में भाजपा की कठपुतली बनकर इस देश में काम कर रहा है। निष्पक्षता जो चुनाव आयोग की होनी चाहिए, जो निष्पक्षता, जनता के प्रति एक विश्वास चुनाव आयोग में जो हुआ करते थे, जो जनता ये मानती है कि हम अपने वोट को देते हैं तो जिस व्यक्ति को देते हैं निष्पक्ष भाव से, आज के डेट में वो विषमता चुनाव आयोग ने खत्म कर दिया है। यही कारण है वोटिंग, जो वोट बैंक डलता था, वोटिंग डलती थी, वो अब कम होती जा रही। 2019 का वोट बैंक और अब में बहुत अच्छा ये बताइए कि इस लोकतांत्रिक देश में जहां एक आचार संहिता है और एक संविधान है, उस संविधान में एक प्रक्रिया है, 5 वर्ष के बाद चुनाव होने हैं, वोट पड़ने हैं, फिर वोट पड़ने तक नेता को
कभी ये नहीं होता था किसी दल के नेता, मैंने भी बहुत चुनाव देखे हैं इस देश में, कि जब तक परिणाम नहीं आ जाते थे तो नेता के अंदर एक डर बैठा रहता था, और डर लाजिम भी था। अगर जनता से जिस दिन नेता को डर लगना बंद हो जाए, जनता से डरना भी चाहिए नेता को, और वो डर आज बीजेपी क्या कहती है कि वोट चाहे कितना भी पड़े, बीजेपी के बड़े बड़े नेता कहते हैं आएगा तो मोदी, नहीं जीतेगा तो भाजपा, आएगा तो मोदी। ये विश्वास कहाँ से आ रहा है? जब जिस ये विश्वास उन्हें जनता दिलवा रही है, जनता नहीं दिलवा रही है, जनता दिलवा रही होती। पूरा 140 करोड़ जनता मोदी जी का परिवार है। अब क्या बात करें? अभी मतलब 140 करोड़ लोग मोदी जी के परिवार हो गए, और खुद का अपना परिवार उनका है ही नहीं है। दूसरे ये सब देखिए कहने से उनके परिवार को, उनका परिवार कोई नहीं है। ये वो बेवकूफ बनाने की एक भाजपा की प्रक्रिया है कि 140 करोड़। अच्छा 140 करोड़ लोग जब उन्हीं के परिवार हैं, तो 70 साल से हम 50 साल का जो हमको आरोप लगाते तो हमारा परिवार कहाँ गया? नहीं, हमारा भी परिवार, अरे परिवार तो सबका सब है। जब भारतवर्ष इस देश है, ये सोच रखने वाला है, वसुधैव कुटुंबकम की सोच रखने वाला कि पूरा विश्व अपना परिवार है, पूरा देश अपना परिवार है। ये कोई नई चीज, नई खोज तो उन्होंने किया नहीं। 140 करोड़ लोग उनको वोट दे दिए हैं, ऐसा भी नहीं है कि 140 करोड़ लोग उनका। ये कहीं ना कहीं घालमेल बेईमानी करते हैं। भाजपा के लोग शासन का दुरुपयोग करते हैं, सत्ता का दुरुपयोग करते हैं। जब इससे भी देखते हैं कि काम नहीं बन पा रहा है, अगर शासन, सत्ता और सारे पावर का दुरुपयोग करने के बाद भी कहीं अगर मेरा काम नहीं बन रहा है, तो उसके बाद इनके पास अंतिम हथियार है, दंगा करा दो, दंगा कराओ, हिंदू मुस्लिम करा दो। मतलब इनका ये हिंदू मुस्लिम बीजेपी करवा रही है। अच्छा, और इसके पहले शोभा यात्रा इस देश में नहीं निकलती थी क्या? इसके पहले रामलीला और इस देश में दशहरा, इस देश में ईद नहीं मनाई जाती थी क्या? ऐसा तो था नहीं कि नहीं, ये पहली बार ये जब से बैठे हैं तब से ये सारी चीजें हो रही हैं। इसके पहले भी इस देश में सारी प्रक्रियाएं होती थी, सारे धार्मिक उत्सव मनाए जाते थे, लेकिन इस तरह की स्थिति कभी बनती थी क्या? हाथ में डंडा तलवार लेकर लोग किसी के घर पर चढ़कर आगजनी कर रहे हैं। ये मदमस्त लोग गांजा भांग पिलाकर नौजवान पीढ़ियों को बर्बाद कर रही है भाजपा। जहाँ जिन बच्चों को स्कूल कॉलेज में होना चाहिए, रोजगार में होना चाहिए, काम में होना चाहिए, वो बच्चे आज सोटा लेकर, डंडा लेकर सिर्फ मतलब कि उन्माद फैला रहे हैं समाज में, समाज में नफरत फैला रहे हैं। तो उसके साथ जो वीडियो वायरल हो रही है मारपीट की, वो सही है गलत है? किसके साथ? जो एक वो छात्र की वो वीडियो, जो युवा है बहराइच की, आप कह रहे हैं मारा गया है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? उसके बारे में यही कहेंगे कि पहले तो उसकी मृत्यु हुई है, मेरी संवेदना उस परिवार के साथ है। खास तौर से अभी 6 महीने पहले उसकी शादी हुई थी, 6 महीने की उसकी विधवा बीवी घर में हो गई। वो बच्ची मतलब 6 महीने भी अपने उस वैवाहिक जीवन का सुख नहीं ले पाई और विधवा हो गई। इसकी पूरी जिम्मेदारी बीजेपी को जाती है। और दूसरी चीज उनको नहीं जाती जिन्होंने ये सब किया। नहीं, जिसके सुनिए ना, मैं बता रहा हूँ, इसलिए तो बीजेपी के प्लांटेड उन्माद कराते हैं। इससे एक सीख लेने की जरूरत है समाज को, चाहे किसी धर्म के लोग हों, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, कि क्या इस देश में उन्मादी आपको बच्चों को बनाना है? एक तरफ जहां चांद पर यह देश पहुंचा हुआ है, यहाँ की बेटियां, यहाँ के बच्चे बड़े बड़े शोध संस्थानों में आज विदेश तक अपना डंका बजा रहे हैं। वहां पर 70 साल के बाद, आजादी के 70 साल के बाद 21वीं सदी में हम सोटा और डंडा लेकर दौड़ रहे हैं, और एक दूसरे इंसान को मारने के लिए तैयार है, उसका खून पीने के लिए तैयार है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। तो ये इन हालातों के मुख्य कारण बीजेपी है, आप ये कहना चाहते हैं? अच्छा एक चीज बताइए कि अगर इन हालत के अगर बीजेपी नहीं है तो कौन? कांग्रेस है। कांग्रेस है, हम तो सत्ता में नहीं है। हम 10 वर्ष, शासन किसका है, प्रशासन किसका है, नियंत्रण किसका है? बीजेपी का है। कौन है? योगी मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के, भगवा वस्त्र पहनते हैं, और जब मंच पर आते हैं तो एक मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी जो जिम्मेदारी है, जिस पद और गोपनीयता की शपथ उन्होंने लिया है, जिस संविधान की शपथ लिया है, उस संविधान के तहत किसी कार्य योजना के बारे में कभी उनको संवाद करते हुए आपने देखा है? कभी बोलते हुए देखा है? जब भी योगी या मोदी बैठते हैं तो या कहीं सभा करते हैं तो 24 घंटा भाजपा के लोग धर्म, जात, हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, इसके बाद कोई भारत में मुद्दा ही नहीं रह गया। इसके बाद कोई, मतलब कि यहाँ के नौजवानों के लिए कौन सी कार्य योजना बना रहे हैं, यहाँ के किसानों के लिए कौन सी कार्य योजना बना रहे हैं, यहाँ की गरीबी दूर कर 5 किलो अनाज पर देश को आश्रित कर ले आके खड़ा कर दिया। 80 करोड़ लोगों को, सुनिए, 80 मतलब वही 80 करोड़ से ऊपर के लोग, आप जान लीजिए कोई बोल नहीं रहा है। ये इतने बड़े चांडाल टाइप के लोग हैं भाजपा के कि ये वही लोग हैं जो ये कहते थे कि वो गैस की सब्सिडी लोगों ने स्वेच्छा से छोड़ दिया। अरे कौन सी स्वेच्छा छोड़ दिया? अरे तुम्हारे पास उसका अधिकार था, तुमने
ले लिया भैया, वो सब आम जनता क्या करे। उसी तरह 80 करोड़ लोगों को जो 5 किलो अनाज पर, अरे उनको शिक्षित बनाओ यार, उनको रोजगार मुहैया कराओ। और जो ये कहते हैं दरअसल देखिए समझिए, भाजपा की एक नीति रही है, ये अंग्रेजों के दलाल रहे हैं। आरएसएस हमेशा भाजपा तो बाद में पार्टी बनी, जो आरएसएस रहा ये अंग्रेजों के दलाल थे। ये वही लोग थे जो अंग्रेजों के यहाँ मुखबिरी करते थे। ये वही लोग थे जो 60 रुपए पेंशन के लिए, इनको इतिहास पुरुष जिसको फर्जी वीर कहते हैं सावरकर को, 60 रुपए पेंशन के लिए उसने माफी लिख डाला 6 दिन के बाद जेल से। ये हमेशा इस देश में राजतंत्र चाहते हैं, ये राजतंत्र के हमेशा पोषक रहे हैं। यह प्रजातंत्र, लोकतंत्र, जिसमें लोकतंत्र में जिसमें प्रजा मालिक हो, ये इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हकीकत समझने की चीज है। और उसी कड़ी में ये सारी चीजों का प्राइवेटाइजेशन जो आप देख रही हैं, ये अडानी अंबानी को जो लुटा रहे हैं, ये एक सोची समझी रणनीति के तहत लुटा रहे हैं। जनता का अधिकार, चूंकि कांग्रेस ने जनता का अधिकार दिया था, जनता को सरकार बनाने का अधिकार था, जनता को अपना नेता चुनने का अधिकार था, और जनता को सरकारी जॉब में जाने का अधिकार था। ये सारी चीजों को एक साजिशन अब बीजेपी खत्म कर रही है। मोदी जी को जनता बना रही है, ईवीएम बना रहा है। मोदी जी सीधे सीधे बेईमान चोर। देखिए मोदी जी डकैती करा रहे हैं वोटों की, जनता के वोटों की चोरी नहीं, डकैती करा रहे हैं। वोट हम किसको दे रहे हैं? जीत को। यार हरियाणा की जनता अभी भी उसको समझे में नहीं आ रहा है कि अरे ये क्या हो रहा है। छत्तीसगढ़ की जनता हाय हाय कर रही है कि अरे ये क्या हो गया। और ये 400 पहले नारा देने लगते हैं कि इतना पार, जैसे लगता है तो जब इतना पार तुमको विश्वास है तो इस देश में फिर वोट क्यों, इतना बड़ा लोड जनता के ऊपर क्यों दे रहे हो? ये टोटल डकैती कर रहे हैं, वोटों की डकैती कर रहे हैं। उससे अगर काम नहीं बन पा रहा है तो नोटों के बदौलत विधायक खरीदते हैं। जम्मू में क्यों नहीं करी? कौन सी? जम्मू में क्यों नहीं बनवा पाई? अच्छा, जम्मू में ये कैसे बनवा लेते? ये इनको हिंदू मुस्लिम निरेटिव के लिए, ये बड़े चांडाल टाइप के लोग हैं। चांडाल, ये राक्षस है, कालनेमी है, इतने बड़े कालनेमी है कि कुछ न कुछ मुद्दा, चूंकि जम्मू में ये इसलिए कुछ छोड़ देते हैं। 370 जैसा बड़ा मुद्दा जम्मू से इन्होंने तो उसी लिए ने छोड़ दिए हैं कि इस पूरे देशवा में एक स्टेट का नाम लेकर, जम्मू कश्मीर का नाम लेकर इन्होंने अभी 10 वर्ष पूरे देश में राजनीति किया। जम्मू कश्मीर में इसलिए इन्होंने वो किया कि वहां पर मुझे, चूंकि हिंदू मुस्लिम का सबसे बढ़िया अगर नैरेटिव कहीं बनाया जा सकता है और उसको भजाया पूरे देश में जा सकता है, वो तो एक स्टेट है जम्मू कश्मीर। ये वज्र चंडाल टाइप के लोग हैं, वज्र। इनसे तो 1 लाख दर्जे रावण अच्छा था, 1 लाख दर्जे और राक्षस अच्छा थे। लेकिन ये जो कलयुगी राक्षस यहाँ घूम रहे हैं, भाजपा के आरएसएस के राक्षस, जिसको न किसी के बहन बेटी से मतलब है, न किसी के इज्जत प्रतिष्ठा से मतलब है, इनको जाति और धर्म देखकर, मतलब अगर मुस्लिम है तो आतंकवादी है, अगर हिंदू है नहीं, अगर हिंदू है बलात्कारी भी है तो आ जाओ तुम्हारे पीठ पर हमने हाथ रख दिया, तुम एकदम सत्यवादी हो। ये बलात्कारियों का समर्थन करने, इनकी बहन बेटियों की इज्जत से कोई लेना देना नहीं है। इनके पास एक से तीरंदाज पड़े हुए हैं। भगवा वस्त्र पहनकर उस भगवा को भी कलंकित करने वाले लोग बैठे हैं। चिन्मयानंद तेल लगवाते हैं, गृह मंत्री थे भाजपा के, मालिश कराते हैं। राम रहीम, इतने बड़े आरोपी को, जिसको बार बार बाहर आ जाते हैं, जिसको फांसी की सजा होनी चाहिए, वैसा व्यक्ति पेरोल पे छूटता है चुनाव के समय। जब वो चाहता है जेल में रहता है, जब चाहता है तब वो जेलों में क्या जेल में भी मौज ले रहा है भाजपा। इतने नहीं, सबसे बड़ा दुर्भाग्य देखिए, इस लोकतंत्र का कितना बड़ा मजाक उड़ाया जा रहा है कि आज के समय में पुलिस प्रशासन से जनता को डर नहीं लग रहा है, बीजेपी से के गुंडों से डर लग रहा है। प्रशासन जो सबको सुरक्षा मुहैया कराने की जिम्मेदारी, एक संवैधानिक जिम्मेदारी जिसके पास थी, आज प्रशासन की स्थिति, भाजपा का नेता कहेगा अभी हमारे बनारस में एक दरोगा को मार पड़ 10 पास पड़ा का थाना में मार दिया। ये इनके गुंडे जो छोड़े गए हैं, ये गुंडई करा रहे हैं सीधे। इनके गुंडई के आगे अब इनकी स्थिति यह है, एक कौन अपराधी, पता नहीं क्या नाम है उसका, कौन, बिश्नोई, बिश्नोई, वो उसको वहां गुजरात की सरकार ने अपने दामाद की तरह बैठाई हुई है और उसको सारी सुविधा मुहैया कराई हुई है। वहां से आराम से पूरे देश में बड़े चैनल पे आके इंटरव्यू दे देते हैं जेल से। कितना बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का। या देश की जनता को समझना होगा कि इस देश की जनता को
नेता चलाएंगे कि देश की जनता को जेल से बैठा हुआ अपराधी चलाएगा। अब तो ये देश को जनता को मोदी जी का हाथ है क्या बिश्नोई? अच्छा किसके? अरे महाराज, आप मोदी जी बार बार कह रहे हो। यह मोदी जी और ये अमित शाह जी कौन है? नहीं, अमित शाह जी कौन है? प्रधानमंत्री है और एक गृह मंत्री। उसके पहले तड़ीपार भी है, उसके पहले गोधरा कांड के ये लोग आरोपी भी हैं। तो जिस तरह की जो लोग सोच रखते हैं, जिस तरह के लोग हैं, वही काम आज के डेट में करा रहे हैं ये लोग अपराधियों का समझ। तो इनका कनेक्शन है एक। अच्छा, बिना कनेक्शन नहीं है तो वहां को दामाद की तरह मतलब कि तुरंत अरे हम तो आश्चर्य इस बात पर है कि चलो ठीक है, सरकार तो ये कर ही रही है। यह सुप्रीम कोर्ट जो इतनी बड़ी बिल्डिंग में बैठी हुई है, बड़ी नैतिकता की बात यहाँ के जज करते हैं। और इतना बड़ा अपराधी जो कितनों का हत्या कराने वाला और जेल से इंटरव्यू दे रहा है। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है इस देश के लिए कि यह बड़े बड़े जज जो यहाँ बैठे हैं, ये क्या इनकी इंसानियत, इनकी मानवता, इनका न्याय मर चुका है। तो इससे बढ़िया है कि बिल्डिंग में ताला बंद कर दो यार, बिल्डिंग में ताला बंद कर दो, इस देश को दे दो अपराधियों के हवाले और कह दो कि लो तुम ही चलाओ। ये देश अपराधी चलाएंगे, गुंडे चलाएंगे। मतलब जिस देश की कुर्सी पर बैठकर, इस देश की प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठकर एक से एक संत, पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे संत, इस देश पर लाल बहादुर शास्त्री जैसे महान संत, इस देश पर इंदिरा गांधी आयरन लेडी जैसी महिला, उस कुर्सी पर बैठकर मनमोहन जैसा विश्व का माना जाना अर्थशास्त्री जिस कुर्सी पर न्याय संगत प्रक्रिया राम का अवतार कहते हैं, उसी कुर्सी पर अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जैसे भी व्यक्ति बैठे, एक जिन्होंने राजधर्म पालन करने का इसी मोदी को संदेश दिया। लेकिन ये बेईमान इतने कर्कश बेईमान हैं कि वो अपने ही प्रधानमंत्री के राजधर्म के पालन को भी नहीं माना और गोधरा जैसे कांड को करवा कर राजनीति किया, वहां राजनीति किया। तो चलिए, इतना अपने बरस गए, मुंबई में चुनाव है और बिश्नोई जी धमकियां दे रहे हैं, कांड करवा दिया पहले भी एक, तो अब इसे कैसे देखते हैं? क्या है? महाराष्ट्र में चुनाव है। एक चीज बता दें कि जैसे अडानी और अंबानी का पूरा नियंत्रण मोदी पर है और भारत सरकार पर है, उसी तरह मुझे लगता है कि अब कुछ अपराधियों का भी नियंत्रण इनके ऊपर हो चुका है। जो अपराधी चाहेंगे उस तरह यह सरकार काम करेगी। अब तक तो उसको फांसी की सजा हो जानी चाहिए थी। जिस तरीके से वो बयान दिया है, जिस तरीके से धमकी दे रहा है, धमकी कौन दे रहा है? ये सलमान खान माफी मांगी, ये सरकार दे रही है, धमकी दिलवा रही है। मतलब गोली मरवा कर डर पैदा करके हिंदू मुसलमान करके ही सत्ता प्राप्त करना है इस देश में। यही लोकतांत्रिक प्रक्रिया, जिस संविधान की अभी उस दिन ये नाटक कर रहे थे कि संविधान को मैं बहुत मानता हूँ, संविधान के किस कड़ी, कौन से अनुच्छेद में ये दर्ज है कि अपराधियों के संरक्षण पर ये देश चलेगा। ये उसमें संविधान की भी मर्यादा रख लो। और व्यक्ति की सबसे बड़ी चीज जानिए कि उस संविधान में यह है कि गरीब होगा, अमीर होगा, दबा कुचला होगा, उसको भी कोई डरा धमका नहीं सकता है। अगर ऐसा करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और आज कुलदीप बिश्नोई जैसा माफिया जेल में बैठकर मलाई खाकर इंटरव्यू दे रहा है, ये इससे बड़ा दुर्भाग्य अब देश का कुछ नहीं है। अब भगवान बचाएंगे इस देश को, इसलिए कि बीजेपी अपना सारा कुकर्म, बलात्कार करा के, डकैती करा के, चोरी करा के, न्यायपालिका के जजों को, एक तो घंटी हिला रहा था, वो जज घंटी हिला रहा था, एक वो जज जो था घंटी हिलाकर उसने सबको खरमंडल कर दिया। इसके पहले थोड़ा सभा बन गया। तो इतने डर के माहौल में अगर देश चल रहा है तो इससे बढ़िया है कि मोदी जी, योगी जी इस समय को दे दीजिए, बिश्नोई जैसे लोग चलाएं। आखिरी सवाल लूंगी आपसे, महाराष्ट्र में चुनाव, झारखंड में चुनाव और कुछ समय में दिल्ली में भी चुनाव है, क्या माहौल लग रहा है? क्योंकि एक तरफ से हरियाणा में भी बीजेपी नहीं आने वाली थी और अब भी एक सर्वे है कि महाराष्ट्र में भी ना आ रही, लेकिन क्या लग रहा है कि फिर से कुछ दाव पेश होने वाला है? देखिए, एक चीज बता दें, आपने बताया ना कि महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली 3 स्टेटों में चुनाव होने वाले हैं। अगर निष्पक्ष अगर हमसे आप पूछेंगे, कांग्रेस के वर्कर होने के नाते मैं कहूंगा कि कांग्रेस को आज जरूरत है सबसे पहले अपने संगठन पर फोकस करने की, संगठन को मजबूत करने की, संगठन पर काम करने की जरूरत है। और विदाउट संगठन, आप सोच रहे हैं हरियाणा में यही हुआ है। हरियाणा में व्यक्ति का नाम चल रहा था, हमारा संगठन कहीं नहीं था। वही हालत दिल्ली की भी है। जब तक संगठन पर हम काम नहीं करेंगे। अच्छा, एक चीज बताइए, जनता के माहौल पर जनता तो हमको वोट दे देगी ना। ठीक है, जनता अब कंपैरिजन कर रही है कि बीजेपी और कांग्रेस में किसको चुनना है, तो कांग्रेस को चुन रही है। लेकिन जनता आपका पंपलेट क्यों बांटेगी? कर्जा खाई है,
इसके लिए वर्कर क्यों होता है, पदाधिकारी क्यों होता है, क्यों लोग गठन करते हैं कमेटियों का। हमारे राहुल जी तो 24 घंटा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन राहुल जी के फल नहीं मिल रहा। राहुल गांधी जी के कामों को गांव के अंतिम व्यक्ति तक कौन पहुंचाएगा, वो हमारी जिम्मेदारी है, संगठन की जिम्मेदारी। और कुछ लोग इसीलिए संगठन नहीं बनने देना चाह रहे हैं कि जब संगठन बन जाएगा तो कांग्रेस बनेगी, संगठन बनेगा तो कांग्रेस बनेगी, और संगठन कमजोर पड़े रहेगा तो मैं बना रहूंगा, जो मैं कहूंगा वो चलेगा। बीजेपी का संगठन मजबूत है तभी वो जीत रही है। निसंदेह, निसंदेह इस बात को मैं निसंदेह कर रहा हूँ कि संगठन कहीं ना कहीं हमसे उनका बेहतर है। हमसे संगठन, चूंकि दिल्ली में मैं संगठन में काम कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, और संगठन पर आज मुझे जरूरत है। दिल्ली में क्या माहौल है? दिल्ली में माहौल तो यही हम बता दें कि आज हमको अभी जरूरत है। चुनाव अगर कायदे से हो गए और संगठन के लोग सारे लोग एकत्र और टिकट सही बट गया तो दिल्ली में हमारा परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस पार्टी मजबूत, कांग्रेस को तो खत्म कर दिया केजरीवाल साहब ने। देखिए केजरीवाल अब खत्म खुदे हो जाएंगे, केजरीवाल अब खुद खत्म हो जाएंगे, वो अपने को संभाले, अपनी पार्टी को संभाले, वो सब करमंडल। तो कह रहे हैं एक बार फिर आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। आम आदमी पार्टी की नहीं, यहाँ की जनता कांग्रेस को याद कर रही है। जब वो दिल्ली को देख रही है, जिस बर्बाद दिल्ली को जो आज केजरीवाल ने बर्बाद किया है पूरी दिल्ली को, जब वो 10 वर्ष पहले देख रही है कि अरे ये दिल्ली कितनी खूबसूरत, शीला दीक्षित ने, कांग्रेस ने कितनी बेहतरीन इस दिल्ली को बनाया था, तो अब उसको एहसास हो गया है यहाँ की जनता को कि कांग्रेस के सिवा यहाँ कोई विकल्प नहीं है। लेकिन वह सत्ता तब हम ला सकते हैं जब किसी व्यक्ति विशेष, पदाधिकारी या व्यक्ति विशेष के नेता के दबाव में नहीं, संगठन के बल पर, कांग्रेस के बल पर हम किसी नाम की सरकार बन रही है, फलाने जी की बन रही है, तब तक ये संभव नहीं। तो दिल्ली में संगठन मजबूत तो ना है? एकदम हम इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि जिस स्तर पे होना चाहिए अभी नहीं है, लेकिन ग्राउंड रूट पर यहाँ काम लोग कर रहे हैं। लेकिन आगामी विगत 2 महीने 3 महीने के बाद यहाँ चुनाव है, अब उसमें ये लोग कितना कर पाते हैं ये आने वाला समय है। तो ये थे उपाध्याय जी, वे बाकी से बात रखी, अपनी गलती भी स्वीकारी और साथ ही बीजेपी के बड़े सारे दावपेच खोले। क्या लगता है वाकई में जो इन्होंने आरोप लगाए वो आपको सही लगते हैं या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।